नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस विद श्याम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये हमारा पुराना चैनल है, इसलिए बहुत सारे मित्रों का कहना था कि आप इस चैनल को और आगे, अपने परिवार को और आगे बढ़ाइए। इसलिए एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि आप अब जो आगामी एग्जाम्स है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट है उसमें है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास। जी हाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, उसी बेस पर एक पूरी क्लास रहेगी। बहुत धैर्य के साथ आपको देखना है और मार्केट से किसी भी प्रकार की भी पुस्तक को आप क्रय नहीं करेंगे, क्योंकि पहले इस पुस्तक को, मेरी इस पीडीएफ को पढ़िए। बहुत अच्छी हैंड रिटन नोट्स है, आपको मिलेगी पढ़ने को, बहुत मज़ा आने वाला है। तो और एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब तक आप मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इस पुस्तक को कंप्लीट कर लिया तो इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आपके रुकने वाले इस बार तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। तो यह वैसा प्रागैतिहासिक का मतलब यह होता है कि यह ऐसा समय था कि जब आप मानव की किसी प्रकार के या हमें किसी प्रकार के एविडेंस, न तो कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ और न उन्हें पढ़ा जा सका। इतिहास के ऐसे कालखंडों को हमने नाम दिया प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में ना तो लिखित जानकारी है और न पठनी थे, अर्थात ऐसा काल पाषाण काल भी कहलाया। पाषाण काल ऐसा काल है, वह समय जब मनुष्य जंगलों में पशुओं की तरह विचरण करता था, है ना। तो जब मनुष्य जंगलों में पशुओं की तरह रहता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, इतिहास के ऐसे काल को हमने स्टोन एज, हमने पाषाण काल नाम दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मनुष्य इस काल में आखेटक या शिकारी प्रवृत्ति का रहता था, शिकारी प्रवृत्ति का रहता था। किसी प्रकार के स्थायी निवास की आपको जानकारियां प्राप्त नहीं हुई हैं। खाद्य के संग्रह के कारण इस काल को एक और नाम से जाना गया और उसका नाम है खाद्य संग्राहक काल। ठीक है, क्या नाम है? खाद्य संग्राहक काल। इस पाषाण काल को आइए हम 3 भागों में बांटते हैं। हमारा है पुरापाषाण काल, हमारा है मध्य पाषाण काल और हमारा है नवपाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पुरापाषाण काल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि इस काल का मनुष्य आखेटक प्रवृत्ति का हुआ करता था, शिकारी प्रवृत्ति का हुआ करता था। उसकी जो मूलभूत आवश्यकता थी वह आवश्यकता थी खाद्यों का संग्रह करना, इसलिए इस काल को खाद्य संग्राहक काल के नाम से जाना गया। स्थायी निवास न मिलने के कारण बताया गया कि इस समय मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता था, जंगलों में भटकता था। आ का ज्ञान मनुष्य को थोड़ा बहुत था, लेकिन उसका प्रयोग करना वह भी नहीं जानता था। ठीक है, क्योंकि आग का प्रयोग करना वह निम्न पुरापाषाण काल आते आते सीख जाएगा। नवपाषाण काल में तो बहुत बेहतर प्रयोग करने लगेगा। मध्यपाषाण काल की बात करते हैं तो इस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था। मनुष्य के द्वारा जो पाला गया पहला पालतू पशु था, तो मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अभी भी मनुष्य किसी प्रकार के स्थायी रूप से नहीं रह रहा है। ठीक है, अभी आपको आदमगढ़ वगैरह से मैं अभी साक्ष्य बताऊंगा आगे चलकर कि किस प्रकार से आपको आदमगढ़ से साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से रहना सीख गया था। मनुष्य कृषि की शुरुआत करने लगा था, ग्रामीण बस्ती की शुरुआत कर दिया था, कृषि करने लगा था। इस कारण पहिए का आविष्कार हुआ और आग का बेहतर प्रयोग हुआ। मानव इतिहास में इस काल को क्रांतिकारी युग कहा गया है, क्योंकि इन कालों का विभाजन पत्थरों के औजारों के आधार पर किया गया था। और नवपाषाण काल को क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में आइए पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल, तो भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जो जनक है वह कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। यह एक भूगर्भ शास्त्री साथ ही भूगोलवेत्ता थे। पहला क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या कहा जाता है, भूगर्भ शास्त्री या भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता दोनों, तो ध्यान रखिएगा भूगर्भ शास्त्री के साथ साथ भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाणकालीन औजार इन्होंने खोजा था। ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स की प्राप्ति भी आपको हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर कैनिंघम को कहा जाता है। इन्हीं के समय 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो जो आने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कैनिंघम को कहा जाता है। इन्हीं के समय 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग का समय था 1856 से लेकर 1862। पूछा जा सकता है कि किसका समय था, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग है इस समय आपके यहाँ, है ना। तो चलिए
गवर्नर जनरल हो गए। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ खोजकर्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसमें सर्वेक्षण का कार्य किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी में एस.डी. सांकलिया, मैक ब्राउन और बी.बी. लाल, आर.बी. जोशी जैसे लोगों ने इस जगह के खोजकर्ता हैं जो इन्होंने उत्खनन का कार्य इस जगह पर करवाया है। चंबल घाटी की बात करें तो चंबल घाटी में आप ध्यान रखिएगा, विष्णु श्रीधर बाकड़कर और एस.के. श्रीवास्तव आपको याद करना है। सोन नदी घाटी में निसार अहमद, रीवा सतना के क्षेत्र में जी.आर. शर्मा और ग्वालियर के क्षेत्र में बी.बी. लाल आपको याद कर लेना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल के बाद आया हमारा ताम्र पाषाण काल, हमारा आया कांस्य युग, ध्यान रखिएगा। इसके बाद महापाषाण काल की शुरुआत हो गई, फिर धीरे धीरे लौह युग आया, उत्तर वैदिक काल से लौह युग का प्रारंभ हुआ है ना। मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा 3 जगह है, रीवा, सतना और सिवनी, जहाँ से आपको महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। दक्षिण भारत से मैं बात करूंगा तो आपको समाधि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग जो है वो दक्षिण भारत से आपको देखा गया है। मध्य प्रदेश में खोजे गए पाषाणकालीन स्थलों की बात करते हैं तो भारतीय महाद्वीप में मानव निवास का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है और इसमें प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 हथनौरा, 2 नंबर में भी आपका यहाँ से क्लियर हो सकता है क्योंकि अब 2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नंबर की जगह अब 2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर पूछा गया हथनौरा तो हथनौरा की पहली बात आप स्थिति बताएंगे, कहाँ स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, जहाँ 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा मानव खोपड़ी की खोज की गई। हाथी व घोड़े के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो हथनौरा ही वह जगह है जहाँ सर्वप्रथम मानव खोपड़ी खोज की गई और उसे नर्मदा मानव या नर्मदेसिस का नाम दिया गया था। आइए भीमबेटका की बात करते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला है, वहाँ स्थित है। भीमबेटका खोज करता है विष्णु श्रीधर बाकड़कर। यहाँ से आपको पाषाणकालीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें लगभग 500 शैल चित्र आपको मिले हैं और अपनी शैल चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर लाल और भूरे रंग के शैल भी प्राप्त हुए हैं। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय यहीं बिताया था और ध्यान रखिएगा कि 2023 में यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया है और 1986 में ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ 1986 है तो खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। 1989 में सांची का बौद्ध स्तूप और 2018 में ओरछा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। आइए महादेव की बात करते हैं। महादेव पिपरिया, यह भी होशंगाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से सुपेकर महोदय द्वारा 860 से अधिक औजारों खोज की गई जो पाषाणकालीन औजार थे। आदमगढ़ की बात करते हैं। आदमगढ़ मध्यपुरा पाषाण काल का प्रमुख क्षेत्र है। आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। 1964 में आर.बी. जोशी के द्वारा 2500 उपकरण या पत्थरों या औजारों का खोज यहाँ से किया गया और आदमगढ़ से ही मैं अभी बताया था, आपको बताने वाला था कि आदमगढ़ से ही आपको पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से मिला। फिर इंदिरा गांधी, ये आ चुका है क्वेश्चन 2019 में, ये लिखा है MPPSC 2019 कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह आपके भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के नवपाषाण काल स्थल भोपाल में स्थित है बैरागढ़। जबलपुर में आपका भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और तिलवाड़ा घाट। जटकारा आपका छतरपुर में और एरण आपका सागर में स्थित है। फिर आपके कुछ ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं कि पत्थर के साथ साथ अब तांबे की धातुओं से निर्मित औजारों का प्रयोग किए जाने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल नाम दे दिया गया। ताम्र पाषाणकालीन प्रमुख स्थल है आपका कायथा आपका उज्जैन में पड़ेगा। काली सिंध नदी के तट पर यह स्थित है। ताम्र पाषाण काल के यहाँ से जो कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, मिट्टी के मृदभांड मिले हैं। कायथा को बराह मिहिर की जन्मस्थली कहा जाता है। कायथा से ताम्र पाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं और कायथा की खोज करता है विष्णु श्रीधर बाकड़कर महोदय। फिर नाबदा टोली की बात करते हैं तो जो आपका नाबदा टोली है, नाबदा टोली खरगोन में स्थित है। खोज करता है एस.डी. सांकलिया। नाबदा टोली नाबदा टोली से प्रमुख पाषाणकालीन बस्तियां के साक्ष्य मिले हैं। अन्य बात करें तो झोपड़ी मिला है यहाँ से, मटर, चावल, गेहूं, चना की खेती के साक्ष्य मिले हैं और गाड़ी के साक्ष्य भी आपको मिले हैं। नागदा बहुत चर्चा में है। नागदा उज्जैन में चंबल नदी के तट पर स्थित है।
खोजकर्ता बाकड़कर महोदय हैं खोजकर्ता। ताम्रपाषाणकालीन औजार और बस्ती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक जगह है दोस्तों घुघेरिया, यह बालाघाट जिले में पड़ता है। 424 तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए, नोट कर लीजिएगा। 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण। पूछा जा सकता है कि गुंगड़िया जैसे ताम्रपाषाण काल स्थल का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से है, तो बालाघाट से है। एरंड की बात करें, पता है आपको, एरंड सागर में स्थित है। तांबे कुल्हाड़ी व सोने की लकड़ी यहाँ से, सोने के टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एरंड सागर को ही गुप्तकालीन शासकों का स्वभोग नगर भी कहा जाता है, आप लिख सकते हैं। खेड़ीनामा होशंगाबाद में, डांगवाला उज्जैन में स्थित है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मध्य प्रदेश का कोई भी स्थल प्राप्त नहीं है। फिर इसके बाद आपका आएगा लौह युग, मध्य प्रदेश से ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि से चित्रित धूषण मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं लौह युग में। फिर इसके बाद आपका है महापाषाणकालीन संस्कृति, यानी इस काल के दौरान दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विशाल पत्थरों का उपयोग मानव समाधि बनाने हेतु किया जाता है। यह संस्कृति महापाषाण संस्कृति कहलाती है। मध्य प्रदेश का रीवा, सतना और सिवनी से महापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां से महापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, तो रीवा, सतना और सिवनी, याद कर लीजिएगा, वो 3 ही जगह है। फिर इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस काल में आर्यों का विस्तार नर्मदा नदी तक हुआ। इसका साक्ष्य आपको इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसमें लिखा है, यहाँ पर निषाद नामक जाति रहती थी जो आर्यों के समान थी। अगस्त ऋषि के साथ यदु कबीले के लोग इस क्षेत्र में बस गए, यानी कहाँ, नर्मदा घाटी क्षेत्र में बस गए। नोट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। फिर इसके बाद आपका चलाएगा रामायण काल। रामायण काल की थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं। बहुत जल्द आपको ढेर सारी रियासतें वगैरह भी पढ़ने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा पहले की चीज़ें हैं उनको भी आप समेटते हुए चलिए। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है। तो आइए रामायण काल की बात करते हैं। तो रामायण काल में क्या हुआ कि जो राम हैं, तो राम ने जो अपने वनवास का समय है वह दंडकारण्य क्षेत्र में ही बिताए थे, मतलब अब जो छत्तीसगढ़ में चला गया है। और सीता को जो महर्षि वाल्मीकि के पास छोड़ा था, तो यह जो क्षेत्र है ये टमस नदी या टोंस नदी का क्षेत्र है। यहीं सीता निवास करने लगी थी, ध्यान रखिएगा। राम ने चित्रकूट सतना के जंगल में लगभग 14 वर्ष में अपने 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे, ध्यान रखिएगा, इसलिए चित्रकूट बहुत ही फेमस है। महाभारत काल के बारे में बात करते हैं कि इस काल में दंतव्रत नामक एक राक्षस रहता था जिसका वध कृष्ण ने किया। दंतवक्र के नाम पर ही इस दतिया नाम पड़ा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया, दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का नाम गोपांचल पर्वत के नाम पर पड़ा है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। ये आपका पहला क्लास था, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बताने का प्रयास कर दिया है। अगली क्लास में मिलेंगे तो और एनर्जी के साथ आपसे बातें होंगी और बताएंगे किस प्रकार से मध्य प्रदेश की इतिहास की गाथा आगे बढ़ती है, किस प्रकार से आपको आगे चलकर विभिन्न रियासतों को पढ़ना है। इस चैनल को आप खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं, उस कमेंट को आपको जल्दी ही रिप्लाई दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की इतिहास की जो यूनिट है आपको यहीं से कवर करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।